अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो के अंदर आज हमारा टॉपिक होएगा इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ बाय ऑस्टिन। तो इंशाल्लाह आपको इतनी इजी वर्डिंग में मैं ये टॉपिक समझाऊंगी कि आप जब किसी नोट से या फिर आप किसी बुक से कंसल्ट जब करोगे तो आपके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो मेन चीज़ होती है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आ गया तो फिर उसके बाद आप अपनी वर्डिंग के अंदर इस टॉपिक को या फिर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक होता है एग्ज़ाम में आप इजीली लिख सकते हो। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बायोग्राफी से। जॉन ऑस्टिन, आपको तस्वीर भी नज़र आ रही है स्क्रीन पर। ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे ब्रिटिश लॉ, ये अमेरिकन लॉ, रोमन लॉ से बेसिकली ये ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। और इन्होंने जितना काम किया, जितना इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर इनकी थ्योरीज़ हैं, उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया, प्रूव किया, उसकी बेस के ऊपर इनको फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंट भी कहा जाता है। ठीक है? और वो इनके मुताबिक ये था कि लॉ, जो ये जॉन ऑस्टिन है, ये कहते हैं कि लॉ को बजाय इसके कि आप इसका पास्ट पढ़ें या फिर आप इसका फ्यूचर प्रिडिक्ट करें, इससे बेहतर ये है कि आप लॉ को एज़ इट इज़ स्टडी करें। हमारे पास ये लॉ ऐसे मौजूद है, तो हम इसको ऐसे एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करें और इसको एज़ इट इज़ समझने की कोशिश करें। सही हो गया? ये इन बायोग्राफी के अंदर आपको ये बातें जानना ज़रूरी थी जो आपने जान ली हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन। अब ऑस्टिन के मुताबिक जो इम्पेरेटिव लॉ ऑफ थ्योरी क्या है कि लॉ आपके पास एक कमांड है। कमांड किसको बोलते हैं? हुक्म है। सपोज़ कर लें यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट या आपका हाकिम है और यहाँ पर अवाम है। तो हाकिम की तरफ से जो फ़ैसला आएगा तो वो आपके पास कमांड है। तो जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि लॉ एक कमांड है जो कि आपकी सुप्रीम अथॉरिटी, जिसको हम सॉवरेन अथॉरिटी कहते हैं ना, आपकी सुप्रीम अथॉरिटी इम्पोज़ कराएगी। और इन केस अगर आप उसके ऊपर अमल दरामद ना कर सको तो आपको उसके बदले में सज़ा मिलेगी, जिसे बोलते हैं सैंक्शंस आर द पनिशमेंट। ठीक है? Imperative theory of law formulated by John Austin defines law as a command issued by the sovereign authority backed by the threat of सेक्शंस आर पनिशमेंट, यानी आपके हुक्मरान ने एक ऑर्डर दिया है आपको और ये कहा गया है कि अगर आप इस पर्टिकुलर ऑर्डर को नहीं मानोगे तो आपको इसकी सज़ा दी जाएगी। सही हो गया? अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं फीचर्स, या फिर आप इसको फीचर्स बोल सकते हो, मेंस भी बोल सकते हो, या फिर आप एलिमेंट्स भी कह सकते हो थ्योरी के। यानी लॉ आपकी कमांड है, सोवरेन ड्यूटी। ज़्यादा जगहों पे आपको ड्यूटी का वर्ड नहीं मिलेगा, आपको ये तीन मिलेंगी, कमांड, सोवरेन, सैंक्शन। लेकिन ड्यूटी भी एक एलिमेंट होती है। ठीक है? तो ये आपने चारों एलिमेंट जो है वो ज़हन में रखने हैं। अब हम डिटेल के अंदर पढ़ते हैं, कमांड क्या है, सोवरेन क्या है, ड्यूटी क्या है, सैंक्शन क्या है। सबसे पहले आपके पास आ रही है जी कमांड। कमांड क्या है? जो हुक्म आपको हुक्मरान की तरफ से दिया गया है कि आपने इस पर्टिकुलर हुक्म को मानना है। फॉर एग्जांपल एक हाकिम है और उसने, जैसे पिछले ज़माने में होते थे ना, बादशाह होते थे, बादशाह की तरफ से एक ऑर्डर आया कि जी आपने इस पर्टिकुलर इलाके के अंदर या फिर इस मुल्क की जो आवाम है ये 10 बजे से बाद बाहर नहीं जा सकती। तो ये एक कमांड आ गया है। और अब आ जाता है जनरल कमांड और पर्टिकुलर कमांड। जनरल कमांड ये होता है कि आप पूरे मुल्क, पूरी रियाया के ऊपर आपने एक हुक्म नाफिज किया है। पर्टिकुलर ये है कि आपने एक पर्टिकुलर सोसाइटी के ऊपर, पर्टिकुलर शहर के ऊपर, पर्टिकुलर रीजन के ऊपर ये कमांड जो है वो लगाया। जैसे लाहौर के अंदर आजकल बहुत स्मोक चल रही है ना, तो आप कह दो कि लाहौर के लोग रात 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाएँगे, तो आप स्मोक के हवाले से कोई भी हुक्म जारी कर दे, आपकी गवर्नमेंट, आपकी जो सोवरेन अथॉरिटी है, वो जैसे ही कोई हुक्म जारी कर देगी, तो वो लाहौर के लिए होगा। बाकी अवाम 10 बजे के बाद कोई और नारोवाल ले लो, गुजरांवाला ले लो, वहाँ के लोग 10 बजे के बाद बाहर आ सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर कमांड तब बनी है जब लाहौर के ऊपर लगा है। ठीक है? तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जनरल कमांड और पर्टिकुलर कमांड का। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमांड ये है कि कमांड व्हिच आर, अब कमांड एक तो लॉ है और एक लॉ नहीं है। लॉ वो होगी जो कि होगा
कि अगर आपने इस हुक्म की तामील नहीं की तो इसके बदले में आपको सज़ा दी जाएगी। तो ये हो गया लॉ। अगर आपने इस हुक्म पर्टिकुलर हुक्म की तामील नहीं भी की तो आपको इसके बदले में कोई सज़ा या जज़ा नहीं मिलेगी। तो ये लॉ नहीं है। जिसके बदले में आपको सज़ा मिल रही है तो कमांड वो लॉ होगा। जिसके बदले में आपको सज़ा नहीं मिल रही है तो वो कमांड लॉ नहीं होगा, व्हिच आर नॉट लॉ। सोवरेन आपकी एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है कंट्री की, जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, जो हर चीज़ का, हर इदारे का, हर स्ट्रक्चर का हेड होता है, ठीक है? और ये सोवरेन अथॉरिटी, इनके पास इतना इख्तियार होता है कि ये लॉ भी ये बनाते हैं और सबसे ज़्यादा पावर इनके पास होती है। ये चाहे तो जो लॉ इन्होंने बनाया है उसको ख़त्म कर सकते हैं या फिर उसको उसके अंदर एडिशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सोवरेन अथॉरिटी के अंडर होती हैं। ड्यूटी ये है कि जब कोई एक हुक्म नाफ़िज़ हुआ है, आप पर ये फ़र्ज़ है कि आप उसकी तामील करो। और सैंक्शन ये है कि अगर अवाम जो भी हुक्म नाफ़िज़ किया गया है सुप्रीम अथॉरिटीज़ की तरफ से, अगर वो उसको पूरा नहीं करेंगी, तो उसके नतीजे में उनको सज़ा मिलेगी। वो फ़िज़िकल फ़ोर्स भी होती है ना कि अवाम डंडे से मानेगी, तो फिर अवाम फ़िज़िकल फ़ोर्स के थ्रू वो अप्लाई किया जाता है और फिर डर के खौफ के मारे लोग जो हैं फिर उस चीज़ को उसके ऊपर अमल करते हैं और फिर उस हुक्म की तामील करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सेप्शन ऑफ इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ। एक्सेप्शन ये होती है कि कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ जो है ये अप्लाई नहीं हो रहा। एक तो डिक्लेरेटरी लॉज़ है, लॉज़ ऑफ रिपेल है, लॉज़ ऑफ इम्परफेक्शन ऑब्लिगेशंस है। डिक्लेरेटरी लॉज़ कुछ ऐसे लॉज़ होते हैं जो ऑलरेडी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 3-4 लॉज़ लिखे हुए हैं और कुछ एक लॉ ऐसा है कि जो जिसके अंदर ये लिखा होगा कि आप ये जितने लॉ हैं इनको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है? अब आप कोई लॉ जो दूसरे लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है, उसमें ना तो कोई सैंक्शन नहीं होती, कोई पनिशमेंट नहीं होती, तो ऐसे लॉज़ के ऊपर इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ नहीं लगता है। क्योंकि हमने तो ये पढ़ी है ना चीज़, इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, कि लॉ एक कमांड है जिसको इन्फोर्स कराया जाएगा पनिशमेंट के थ्रू, सैंक्शन के थ्रू। तो ज़ाहिर है एक ऐसा लॉ है जो आपका प्रिडिक्ट कर रहा है या फिर आपको शो कर रहा है बेसिकली कि ये लॉ के अंदर कौन-कौन सी बात हुई है। तो वहाँ पर ये लॉ अप्लाई ही नहीं होगा। सही है? लॉज़ ऑफ रिपेल क्या होगा कि एक पर्टिकुलर लॉ था, फॉर एग्ज़ाम्पल एक लॉ थोड़ी देर के लिए बना है कि आपने 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, तो ये लॉ बना है। तो आपने जैसे ही हालात नॉर्मल हुए तो वो लॉ वापस ले ले लिया, जब वो वापस ले लिया तो एबॉलिश हो गया वो लॉ, तो अब वहाँ पर भी इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होगी। फिर उसके बाद आ गया लॉज़ ऑफ इम्परफेक्शन ऑब्लिगेशन, यानी कि आपने कहा है ये काम आप कोई भी लॉ है आपने उसके ऊपर लगाया है कि अवाम की मर्ज़ी है कि वो चाहे तो इस लॉ को फ़ॉलो करे, चाहे तो इस लॉ को फ़ॉलो ना करें, ठीक है? तो यहाँ पर ये ऐसे 3 केसेस थे जहाँ के ऊपर आपकी इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ इम्प्लाई नहीं होती है। तो अब ज़ाहिर है कोई भी थ्योरी आती है उसके ऊपर कुछ लोग क्रिटिसिज़्म भी करते हैं। हम देखेंगे कि वो क्रिटिसिज़्म किस बेस के ऊपर हो रही है, सही है? सबसे पहले आ रही है क्रिटिसिज्म, कमांड ओवर स्ट्रेस। लोगों ने कहा कि इस थ्योरी के अंदर, यानी क्रिटिक्स ने कहा है कि इस थ्योरी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है कमांड के ऊपर, जबकि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को ही ज़बरदस्ती मनवाया जाए। कुछ ऐसी बातें भी होती हैं कि आप इंसान खुद भी चाह रहा होता है, मॉरली भी चाह रहा होता है कि वो इस कानून की पासदारी करे, तो ज़रूरी तो नहीं है कि आपको वो चीज़ जो है वो ज़बरदस्ती ही अप्लाई करना पड़े। तो इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ ने, ऑस्टिन ने जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमांड को ओवर स्ट्रेस कर दिया था। फिर उसके बाद है कस्टम इग्नोर। बाज़ औक़ात अब आपने देखी होंगी कि किस तरह सोसाइटी जैसे मूव ऑन करती है, तो कस्टम, पहले जो कस्टम होते हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता लॉ में बन जाते हैं। यानी इतनी उनकी वैल्यू होती है और लोग इतना प्रैक्टिकली उसको कर चुके होते हैं कि वो एक टाइम आता है लॉ बन जाता है।
तो इस थ्योरी के अंदर कस्टम को इग्नोर किया गया और बाकी ये कहा गया है कि सोवरेन नॉट बाउंड बाय ड्यूटी। सोवरेन के ऊपर भी कोई ना कोई अथॉरिटी होती है, सोवरेन भी कोई ना किसी सेंस पे, किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर, किसी ना किसी के सामने जवाबदेह होती है। और दूसरा, आपने ना तो किसी जजेस को तो इन्वॉल्व ही नहीं किया, क्योंकि जजेस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं बाज़-औक़ात कानून बनाने के अंदर। और फिर आपने लॉ और मोरालिटी का जो कॉन्सेप्ट था, जो रिलेशन था, उसको तो आपने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। आपने ये कह दिया कि भई हर चीज़ के ऊपर आप कमांड के थ्रू, सैंक्शन के थ्रू, पनिशमेंट के थ्रू एनफोर्समेंट करा सकते हो, जबकि कुछ लोग मॉरली वो समझते हैं कि ये हमारे लिए बेहतर है और वो उसको उस लिहाज से भी फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ को ज़हन में नहीं रखा, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई। सैंक्शन अलोन इज़ नॉट अ मीन टू इम्पोज़ ड्यूटी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने पर्टिकुलर काम करवाना है तो उसके लिए आप डंडा ही चलाओ। हो सकता है कुछ लोग और तरीकों से भी मानें, जैसे डंडे की ज़रूरत तो नहीं होती, वो कहते हैं ना कि मौत से अच्छा है खौफ, ठीक है? खौफ दो किसी बंदे को। तो बाज़ औक़ात लोग जो है वो डर के मारे भी चीज़ों को अप्लाई करना शुरू हो जाते हैं कि ठीक है, हम इस बात को मान लेते हैं, हमारा इसमें अंदर फ़ायदा होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आप डंडा ही चलाओ। ये एक हो गया। उसके बाद ये आपका टॉपिक कवर हो गया है और आई होप एवरीथिंग आपको बहुत आसान-आसान वर्डिंग के अंदर मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। अब आप कहीं से भी ये टॉपिक पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको ये स्लाइड मैं शेयर करूँ, तो आप ये पर्टिकुलर ईमेल जो आपको शो हो रही है स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर आप ईमेल कर दें, आपको इंशाल्लाह ये स्लाइड्स जो है वो ईमेल कर दी जाएँगी। अपना बहुत सा ख़्याल रखें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।